हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम इस चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले के टॉपिक में आपने जब किया था तो वो हमने किए थे पर परागण और स्व परागण के हमने परिभाषा करी थी, साथ ही साथ उनके अनुकूलन हमने पढ़े थे। तो आपको स्व परागण और पर परागण की परिभाषाएं तो आपको याद होगी। तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए, तो जो पर परागण हमने किया था उस पर परागण को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो पर परागण में आपको क्या परिभाषा बताई गई थी, देखिए जरा। पर परागण के लिए परिभाषा बताई थी कि एक पौधे के पुष्प के परागकणों का उसी की जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है पर परागण। ये आपको पिछली क्लास के दौरान परिभाषा बताई गई थी। साथ ही साथ ये बताया गया था कि इस प्रकार के परागण की क्रिया के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है और इन्हीं बाह्य साधनों को कहा जाता है अभिकर्मक, एजेंट्स कहा जाता है। अब ये जो बाह्य कारक या अभिकारक या अभिकर्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अजैविक और एक होते हैं जैविक। अजैविक कौन कौन से, जैसे कि वायु या फिर जल, नैस। जैविक में कौन कौन से, जैसे कि कीट, जैसे कि पक्षी, जैसे कि चमगादड़, या फिर हो सकते हैं सर्प, या हो सकते हैं जैसे कि घोंगे या घोंगा। क्लियर। तो मैंने क्या बताया कि पर परागण के लिए कुछ बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है एक पुष्प से परागकणों को यहां तक लेकर कौन आएगा, तो इसके लिए कुछ बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें कहा जाता है अभिकर्मक एजेंट्स। अब ये एजेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है अजैविक यानी कि जो जीव नहीं है, दूसरे जैविक जो कि जीवित जीव होते हैं। अजैविक कारक कौन से हो सकते हैं, वायु और जल। और जैविक कारक कौन से हो सकते हैं, कीट, पक्षी, चमगादड़, सर्प या घोंगा। तो आपकी किताब के अनुसार अगर हम चले एनसीईआरटी से, तो दो तो हमको ये पढ़ने हैं, इसके अलावा कीट, पक्षी और हमको चमगादड़ पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं, बस आपको लिख दिए गए। तो अब आपको पता चला कि पर परागण के लिए हमें वायु, जल, कीट, पक्षी या चमगादड़ एक ऐसी चीज है जो बाह्य साधनों का क्या करेंगी, कार्य करेंगे। तो अब जो हम टॉपिक में करने वाले हैं, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि पर परागण के लिए कौन कौन से अभिकर्मक चाहिए। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक ये है पर परागण की विधियां। तो पर परागण की विधियों के अंतर्गत आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, पहला करेंगे वायु परागण, फिर करेंगे जल परागण, फिर करेंगे कीट परागण, फिर करेंगे पक्षी और फिर लास्ट करेंगे हम चमगादड़ परागण। तो हम 5 प्रकार के परागण आपको करवाने वाले हैं, पर परागण की ये विधियां करवाने वाले हैं, इन साधनों के बारे में बताने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले हम इन्हीं को स्टार्ट करने वाले हैं। वायु करेंगे, फिर उसके बाद हम जल परागण करेंगे। तो इन दोनों को स्टार्ट करें उससे पहले इन दोनों के बारे में छोटी सी लाइन सुनना। करेंगे एक एक करके स्टार्ट करेंगे, पर इन दोनों के बारे में एक लाइन सुनना कि जिन पौधों में वायु एवं जल के द्वारा परागण की क्रिया पाई जाती है उन पौधों में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना महज एक संयोग होता है। क्यों? क्योंकि देखो वायु के द्वारा या हवा के झोंके के द्वारा हजारों लाखों की तादाद में परागकण उड़ते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि वो उस जाति के पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच ही जाए। वैसे ही जो जलीय पौधे होते हैं उसमें भी हजारों की तादाद में जो परागकण है वो भी पानी के द्वारा बहते हैं, पर ये जरूर नहीं है कि वो उसी के जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो कहने का मीनिंग ये है कि जिन पौधों में वायु और जल परागण पाया जाता है उन पौधों में परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना महज एक संयोग है। इसी कारण इन पौधों में जिनमें वायु परागण और जल परागण होता है उनमें बीजांडों की तुलना में, ध्यान सुनना बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण बनाए जाते हैं। आपको कहने का बस इतना मीनिंग है कि इन पौधों में जिनमें वायु और जल परागण पाया जाता है उसमें जितने भ्रूणकोश नहीं बनते ना, क्योंकि भ्रूणकोश के अंदर ही होता है एक मादा युग्म, तो जितने भ्रूणकोश नहीं बनते उससे भी कहीं ज्यादा क्या बनते हैं इसके अंतर्गत, परागकण बनते हैं। क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में जब परागकण रहेंगे तभी कहीं जाके कोई एकाध बाई चांस शायद उसी जाति के पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के चांस होंगे। तो चलिए अब एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला हम परागण करेंगे स्टार्ट, जिसका नाम है वायु परागण। देखिए जरा,
पर परागण की विधियां, जिसमें अब चलो हम पहला स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वायु परागण। हम सबसे पहले जो कर रहे हैं वो अजैविक कारक वाले कर रहे हैं, और अजैविक कारक में हमको दो प्रकार की विधियां करनी है। एक तो है वायु परागण और दूसरा करेंगे हम जल परागण। तो चलिए पहला करते हैं वायु परागण। तो देखिए बेटा, वायु द्वारा होने वाला जो परागण होता है वो वायु परागण कहलाता है। वायु द्वारा होने वाला यानी परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। क्लियर बेटा? तब सीखिए। अच्छा, एक लाइन यहां पर ध्यान से देखिए कि अजैविक कारक के रूप में हम वायु और जल परागण पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी है, तो जरा देखेंगे उसको कि वायु परागित पुष्पों में, ये लाइन नहीं, अजैविक कारकों में वायु परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। यहां ये लाइन लिखी गई है बेटा, ध्यान से सुनना कि जैसे दो प्रकार के अजैविक कारक लिखे हुए हैं, वायु और जल। तो वायु द्वारा परागण और जल द्वारा परागण, तो इन दोनों प्रकार के परागण में, परागण की प्रक्रिया में वायु द्वारा जो परागण की क्रिया होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर हम अजैविक कारक की बात कर रहे हैं, टोटल की बात करेंगे तो वो तो कीट में सबसे ज्यादा आएगा। तो अजैविक कारक की बात करेंगे तो उसमें वायु द्वारा एक सामान्य प्रकार का सर्वाधिक परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। अब देखो जाओ ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से समझना बेटा, और अब ध्यान से सुनना इस चीज को कि हम 5 प्रकार के परागण पढ़ने वाले हैं। वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़। एक एक करके करेंगे। तो जब मैं एक एक करके सबको करवा रहा हूंगा तो सभी में एक लाइन सभी में मैं बोलूंगा, और वो लाइन क्या होगी? वो लाइन ये होगी कि जिन पौधों में, जैसे कि अब कर रहे हैं हम वायु परागण, कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है तो उन पौधों में या फिर उनके पुष्पों में ऐसे कौन से अनुकूलन मिलते हैं कि उनमें केवल वायु द्वारा ही परागण होता है, कीट द्वारा क्यों नहीं होता, पक्षी द्वारा क्यों नहीं होता, या फिर चमगादड़ द्वारा क्यों नहीं होता। तो यानी कि जिन पौधों में वायु के द्वारा होता है परागण, तो पक्का कोई ना कोई ऐसे अनुकूलन मिलते होंगे उन पौधों में या उन पुष्पों में। या फिर जिनमें जल परागण होता है तो उनमें भी कोई ना कोई ऐसे अनुकूलन मिलते होंगे। तो अब हम जो आपको पढ़वाने वाले हैं वो ये है कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उसमें कौन कौन से ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं कि उन पौधों में केवल वायु द्वारा परागण होता है। तो अब हम आपको सिखाने वाले हैं अनुकूलन। तो देखिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला अनुकूलन, और ध्यान से एक एक चीज को सुनना कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है तो उन वायु परागित पुष्पों में कीटों को तो अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता होती नहीं है। पहला है ये कि वायु परागित पुष्पों को कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं रहे हैं तो इसीलिए अतः इनके जो पुष्प होते हैं, पुष्प कैसे होते हैं? छोटे एवं अनाकर्षक होते हैं। यह पहला अनुकूलन होता है इसका, कि जब उनको कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना ही नहीं है तो इनके पुष्प कैसे मिलेंगे? जिनमें वायु परागण होता है छोटे, और कैसे मिलेंगे? अनाकर्षक। ये पहला अनुकूलन डेवलप होता है इनमें। दूसरा, इनके जो दलपुंज होते हैं, आपने देखा है कि नॉर्मली जो दल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, लेकिन जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनके पुष्पों में दलपुंज जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एक तो नेस हरे कलर के होते हैं, या फिर वो श्वेत यानी कि रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, हरे होते हैं, और श्वेत यानी कि वो रंगहीन होते हैं, जैसे कि मक्का, जैसे कि गेहूं, और जैसे कि घास की प्रजातियां। इन सभी पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है, और इन पौधों में जो पुष्प होते हैं और उनके जो दलपुंज होते हैं वो कैसे होते हैं? श्वेत, रंगहीन, छोटे, या फिर हरे भी हो सकते हैं। तो उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, मक्का, गेहूं और घास की प्रजातियां। नेक्स्ट, तीसरा अनुकूलन देखिए कि जिन पौधों में वायु द्वारा परागण होता है उनमें कोई तो सुगंध नहीं होती,
नेक्स्ट, साथ ही साथ वो कोई मकरंद का स्रावण भी नहीं करते, सुगंध नहीं होती और मकरंद का स्राव भी नहीं करते हैं। कितने अनुकूलन करवा दिए मैंने? 3। पहला कि जिन पौधों में वायु द्वारा परागण होता है उनको कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं पड़ता, इसलिए वो छोटे होते हैं और अनाकर्षक होते हैं। दूसरा क्या बताया कि इनके जो दलपुंज होते हैं वो कलरफुल नहीं होते, यानी कि रंगहीन होते हैं या फिर हरे और छोटे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। फिर तीसरा अनुकूलन बताया कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनके पुष्प में ना तो सुगंध होती है ना ही वो मकरंद का स्राव करते हैं। तो मैंने आपको 3 अनुकूलन करवा दिए, अभी तो आपको बहुत सीखना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट चौथा अनुकूलन देखते हैं। तो चौथा अनुकूलन क्या है कि देखिए, जिन पौधों में वायु परागण होता है वो पौधों में जो पुष्प होते हैं, पुष्प एक लिंगी होते हैं। ध्यान से अनुकूलन समझने बेटा। ये तो पुष्प कैसे एक लिंगी होते हैं और इनमें नर पुष्प की संख्या मादा पुष्प से अधिक होते हैं। अब नर पुष्प की संख्या अधिक है तो सिंपल वाली बात है कि इनमें परागकण की संख्या भी अधिक होगी। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जिन पौधों में वायु और जल परागण होता है उनमें परागकणों की संख्या जो होती है वो बीजांडों की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो परागकण है वो अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक उनका पहुंचना एक संयोग ही होता है, तो इसलिए इनमें नर पुष्प की संख्या ज्यादा होती है, मादा पुष्प की संख्या कम होती है। क्योंकि बहुत सारे जो परागकण हैं वो वायु के द्वारा इधर उधर भी ले जाए जा सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे परागकणों की वेस्टिंग हो जाती है। तो ये हुआ चौथा अनुकूलन। नेक्स्ट पांचवा अनुकूलन देखते हैं। तो जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है उनके परागकण हल्के, वजन के नहीं होते, हल्के। नेक्स्ट, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पांचवा, तो जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है उन पौधों के जो परागकण होते हैं वो छोटे, हल्के, चिकनी सतह वाले और शुष्क होते हैं। बड़े ध्यान से देखना, चिकनी सतह वाले का मतलब यहां क्या है? चिपचिपाहट रहित। यानी जैसे कि आपने देखे होंगे बचपन में कंचे खेले होंगे आपने, तो कंचे को अगर हाथ में ले तो ऊपर से वो चिकना चिकना रहता है, यानी कि दो कंचे आपस में ऐसा चिपकते नहीं है। तो चिकनी सतह वाले यानी कि चिपचिपाहट रहित होते हैं। और चिपचिपाहट रहित होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि इन पुष्पों के जो परागकण होंगे उन परागकणों के ऊपर पोलन किट, आपने ये किया था परागकण की संरचना के दौरान, पोलन किट जो होती है इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो क्या हुआ कि परागकण छोटे, हल्के, चिकनी सतह वाले और शुष्क होते हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण ये वायु के द्वारा आसानी से लंबी दूरी तक ले जाए जा सकते हैं, लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं। पता चल गया कि लंबी दूरी तक क्यों जाते हैं? एक तो छोटे हैं, वजन में बहुत हल्के हैं, आपस में चिपकते हैं नहीं, शुष्क होते हैं, इसलिए ये आसानी से हवाओं के द्वारा लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट, और अगला अनुकूलन देखिए। नेक्स्ट कि देखिए, जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनके पुष्प में जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर का पुतंतु लंबा, इसके बारे में जानते होंगे आप, ये आपने किया है संरचना जिसको बोलते थे पुतंतु, और ये संरचना आप जानते हो जिसको बोलते हैं परागकोश। तो
इन पुष्पों के जो पुंकेसर होते हैं, उनके जो पुतंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज में लंबे, साथ ही साथ वो पुष्प से थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो अगर ये पुष्प से बाहर है, पुष्प से बाहर निकले हुए होते हैं, तो जैसे ही इनके परागकोश की भित्ति फटती है तो परागकण, चूंकि वो हल्के साइज के होते हैं, इसलिए वो आसानी से हवाओं के द्वारा ले जाए जाते हैं। तो इनके पुंकेसर का पुतंतु लंबा होता है और वो पुष्प से बाहर निकला हुआ होता है, जिसके कारण जब भी इनका परागकोश फटता है तो परागकण आसानी से वायु के द्वारा उड़ते हुए चले जाते हैं। तो आपने कितने अनुकूलन पढ़ लिए? 6। अभी बहुत है आपको पढ़ने, और ये सारे अनुकूलन आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत ही हैं, तो इसलिए आपको एक एक को बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए नेक्स्ट अगला अनुकूलन देखते हैं। नेक्स्ट अगला अनुकूलन देखते हैं 7वां, कि देखिए जिन पौधों में वायु परागण के द्वारा ये परागण की क्रिया होती है, उनमें, उन पुष्पों में जो वर्तिकाग्र होता है, अब वर्तिकाग्र का भी अनुकूलन देख लो। वर्तिकाग्र होता है वो बड़ा होता है, रोमिल हो सकता है, या वो पश्चिमावी हो सकता है, या पिच्छ युक्त हो सकता है। अब तुम्हें ये पता तो है कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है, परागण प्रक्रिया होती है, उनके जो परागकण होते हैं अब हवाओं के द्वारा लंबी दूर तक वो ले जाए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन बोली थी कि इनमें जो परागकण होते हैं वायु के द्वारा ले जाए गए, अब वो वर्तिकाग्र तक पहुंचे नहीं पहुंचे, तो वो संयोग बस होता है। तो वर्तिकाग्र ने भी अपने अंदर अनुकूलन कर लिया है कि अगर बाई चांस कोई परागकण उनके आसपास भी पहुंचा तो वो उनको आसानी से पकड़ सके। तो इन पुष्पों का जो वर्तिकाग्र होता है बड़ा हो सकता है, रोमिल। जैसे मैं यहाँ एक वर्तिकाग्र इस तरीके से बना देता हूं, तो आप देखते हो ये है वर्तिका और ये है आपका वर्तिकाग्र। ये वाला जो पोर्शन है उसका नाम है वर्तिकाग्र, ये तो सबको ही पता होगा वर्तिका। तो वर्तिकाग्र जो होता है वो रोमिल हो सकता है, यानी रोम जैसी संरचनाएं पाई जा सकती हैं, या फिर पश्चिमावी युक्त हो सकता है, लंबे लंबे सिलिया जैसी संरचनाएं पाई जा सकती हैं, या पिच्छ युक्त, जैसे कि पक्षी के पंख होते हैं, पंख जैसी भी इसके ऊपर क्या हो सकती हैं, संरचनाएं। अब ये संरचनाएं क्यों डेवलप हुई हैं? ताकि कोई आसपास कोई परागकण इनके आसपास भी आया, तो एक बार इनके आसपास आया तो परागकण आसानी से सहज ही इनमें उलझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए इनके पास ये वर्तिकाग्र जो होता है बड़ा, रोमिल, पश्चिमावी या पिच्छ युक्त हो सकता है। जैसे कि घास की प्रजातियां जो होती हैं, घास की जातियों में जो वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है, वो रोमिल या फिर पश्चिमावी होता है। क्लियर? इसके अलावा एक प्लांट है टाइफा। टाइफा के पौधों में जो वर्तिकाग्र होता है, उनके पुष्प के वर्तिकाग्र की बात कर रहे हैं, उनका जो वर्तिकाग्र होता है वो ब्रुश के जैसा होता है, ब्रुश के समान। और ये सब क्यों संरचना डेवलप हुई? ताकि परागकणों को आसानी से वो पिकअप कर सकें। नेक्स्ट और अनुकूलन देखिए, अभी तो बहुत सीखना है बेटा आपको। एक और अनुकूलन देखिए, फिर से सुनिए कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, उनमें देखिए कि उनके पुष्पों में एक अंडाशय में, ये लाइन में शुरू में भी बोल चुका था कि जिनमें वायु परागण पाया जाता है उनके पुष्पों के एक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है, एक बीजांड। तथा ऐसे जो पौधे होते हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है, उनके एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझना। अब इसका सबको पता होगा बेटा पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पों का क्रम, जैसे कि एक शाखा पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, तो पुष्पों का जो क्रम होता है वो क्या कहलाता है, पुष्पक्रम कहलाता है। फिर मैंने बोला कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनके एक पुष्पक्रम में ही असंख्य पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मक्का। तो आपने मक्के का भुट्टा देख रखा होगा, मक्के के भुट्टे में आपने ऊपर की तरफ रेशमी बाल जैसी संरचनाएं देखी होंगी। ये इस तरीके से पतली पतली आपने इस तरीके से रचनाएं देखी होंगी। तो ये सभी जो रचना है, जैसे कि रेशमी बाल जैसी संरचनाएं, जिनको हम बोल सकते हैं फुंदने, या इंग्लिश में कहे तो इसको बोल सकते हैं हम टेसेल।
तो ये जो रेशमी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं वो बाल वाल कुछ नहीं है, वो बेसिकली इतने सारे जो पुष्प लगे हुए हैं, क्योंकि मक्का के अगर हम भुट्टे की बात करें तो मक्का के भुट्टे में आपने एक एक बीज देखा होगा, तो एक एक बीज जो है वो एक एक बीजांड से ही बना है। तो आप सोचो कि एक मक्का के भुट्टे में कितने सारे बीज पाए जाते हैं, तो यानी पूरे के पूरे भुट्टे में कितने पुष्प लगे होंगे। तो वही है कि इनके एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं। तो आप जो बाल जैसी संरचनाएं देखते हो ना, ये बेसिकली वर्तिका एवं वर्तिकाग्र ही है, क्योंकि इस मक्का के भुट्टे ने भी कुछ अपने वर्तिकाग्र में चेंज किया है, क्योंकि इनका वर्तिकाग्र थोड़ा लंबा हो गया है और ये बाल जैसी क्या बना ली संरचना। और वो क्यों बना ली है? ताकि इनके आसपास कोई भी परागकण आया तो परागकण आसानी से इसमें उलझ कर रह जाए, इसलिए इन्होंने ऐसी संरचना डेवलप की है। तो आपको मैंने इतने सारे वायु के द्वारा होने वाले परागण के लिए अनुकूलन आपको करवाए हैं। क्लियर? जरा और देखते हैं। वैसे तो अनुकूलन ये समाप्त हो चुके हैं, अब आपको मैं उन पौधों के नाम लिख देता हूं जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण की क्रिया पाई जाती है, कि वो कौन कौन से उदाहरण है। तो जरा एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, गन्ना, बांस, ताड़ का वृक्ष, ताड़, खजूर और लास्ट घास की प्रजातियां। तो इन्हीं सभी पुष्पों में कौन सा या सभी पौधों में कौन सा परागण पाया जाता है बेटा? वायु परागण। और अब आप एनसीईआरटी की लाइन देख लो बेटा। एनसीईआरटी में एक तो आपको यह मिलेगा कि घास की प्रजातियों में जो कॉमन परागण की प्रक्रिया होती है वो कौन सा ही होता है? वायु परागण। क्लियर? साथ ही साथ एक एग्जांपल आपको यह मिलेगा कि मक्का में भी कौन से परागण की प्रक्रिया पाई जाती है? वायु परागण। आपको मक्का का ही मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इनका जो वर्तिकाग्र वर्तिका होता है वो रेशमी बाल जैसी संरचना के रूप में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका पहला परागण की प्रक्रिया की जो विधि थी वो टॉपिक खत्म हुआ, वायु परागण। नेक्स्ट अगला अब हम देखेंगे जिसका नाम है जल परागण। ठीक है बेटा? तो देखिए जरूर। नेक्स्ट अगला है जल परागण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। ये भी शब्द आपको याद जरूर करने। अच्छा, वायु परागण को बोलते हैं एनिमोफिली। ये हमने उसमें नहीं लिखा था, एनिमोफिली। क्लियर? तो अपना टॉपिक है हाइड्रोफिली। तो सीधी परिभाषा क्या है? जल द्वारा परागण होता है तो ये जल परागण कहलाता है। तो फिर ऐसे एक लाइन और लिख सकते हैं कि जब परागकण जल द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाए जाते हैं तो ऐसा परागण क्या कहलाता है? तो ऐसा परागण कहलाता है जल परागण। जल परागण कहलाता है। क्लियर? और ऐसे जो पुष्प होते हैं वो पुष्प क्या कहलाते हैं? जल परागित पुष्प कहलाते हैं। जल परागित पुष्प कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हाइड्रोफिलस। क्लियर बेटा? तो आप पढ़ रहे हैं जल परागण, तो मैंने क्या लिखा है? जब परागकण जल द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाए जाते हैं तो इसे ही कहा जाता है जल परागण। अब देखिए जरा, देखो बेटा, आवृत बीजी ये बहुत आपको ये सीखना जरूरी है। ध्यान से देखना बेटा, ये कई बार ये बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। आवृत बीजी पौधों की अनेकों जातियां जल में पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी में जल परागण नहीं पाया जाता। आपको याद रखना है, आवृतबीजी पौधों की अनेकों जातियां हैं जो पाई तो जल में जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें जल परागण नहीं पाया जाता।
नहीं पाया जाता। यह केवल जल परागण जो है यह केवल आवृतबीजी के 30 वंशों तक ही सीमित है, और वो भी अधिकांश है किसमें? एक बीजपत्री पौधों में। ध्यान से सुनना बेटा, आवृतबीजी पौधों में दो तरह के आते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। होने को तो अनेकों जातियां जल में पाई जरूर जाती हैं, लेकिन सभी पौधों में जल परागण जो है वो नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता है तो आवृतबीजी के तकरीबन 30 वंशों में जलीय परागण होता है, और वो भी अधिकांशतः कौन से होते हैं? एक बीजपत्री ज्यादा होते हैं, द्विबीजपत्री बहुत कम होते हैं। वही जैसे कि आपने वायु परागण में भी किया था, वायु परागण का आपको याद होगा, मैंने कुछ उदाहरण लिखे थे, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ऐसे कुछ उदाहरण लिखे। तो ये भी हो सकता है वहां पूछा जाए कि वायु परागण किन पौधों में पाया जाता है, तो अधिकांश है उसमें जो मिलता है वो भी एक बीजपत्री में मिलता है, और यहाँ भी अधिकांश जो मिलता है वो किसमें मिलता है? एक बीजपत्री। ये तो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि जल परागण जो है वो अधिकांश किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसका हम कारण बताएंगे कि जल में पाए जा रहे पौधे फिर भी उनमें जल परागण क्यों नहीं हो रहा है। अभी रुक जाना, हम बताएंगे। देखिए बेटा, आवृतबीजी से पहले एक चीज की और बात करें। आपने इन पौधों के नाम, जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, एक पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, थैलोफाइटा, जो कॉमन रूप से उनको हम शैवाल के नाम से, एल्गी के नाम से जानते हैं। एक पौधे होते हैं जिनको कहते हैं ब्रायोफाइटा, और एक पौधे टेरिडोफाइटा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लो, वैसे जरूरत है नहीं, पर एनसीईआरटी में लाइन है इसलिए सीखना जरूरी है कि ये तीनों जो ग्रुप के पौधे हैं, आप पढ़ते हैं 5 भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी आवृतबीजी। तो इन 3 भागों के जो प्लांट्स होते हैं इनमें परागण, या मैं सीधा कहूं तो नर युग्मक के परिवहन का मुख्य साधन इन तीनों तरह के पौधों में, अब इनमें परागकण तो बनते नहीं, पर नर युग्मक तो होता है जो मादा युग्मक तक पहुंचेगा। तो इनके नर युग्मक का जो परिवहन है उसका मुख्य साधन तो जल ही है, मुख्य साधन जल ही है। कहने का मतलब है इनमें निषेचन अगर हो सकता है तो वो जल में ही हो सकता है। जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा वो ठीक नहीं है, तो 11th का बैच चल रहा है, उस 11th के बैच में तीसरे नंबर का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत भी ये पढ़ाया जा रहा है। तो क्या चीज है कि देखो, थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये तो पूर्णतः जलीय होते हैं, तो अगर ये जल में पाए जाते हैं तो इनमें तो निषेचन होता ही किसके माध्यम से? जल के द्वारा। अब बात करें ब्रायोफाइटा की और टेरिडोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो पौधे वो स्तर पर आ जरूर गए, लेकिन फिर भी इनमें निषेचन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इनमें भी निषेचन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जल की। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में तो निषेचन का मुख्य आधार ही क्या है? जल। और चूंकि हम कर रहे हैं अभी प्लांट, जो हमारे पौधे चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? पुष्पी पादप। पुष्पी पादपों को क्या बोला जाता है? आवृतबीजी पौधे। तो इसलिए ये लाइन एनसीईआरटी में थी, मैंने आपको ये लाइन करवा दी। इसके अलावा एक लाइन और है आपके एनसीईआरटी में कि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा बहुत कम सीमित रह चुके हैं, यानी अब प्लांट बहुत कम है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के, और इनके सीमित रहने का एक मुख्य कारण यही है क्योंकि इनमें नर युग्मक का परिवहन या निषेचन का जो मुख्य आधार है वो क्या ही होता है? जल होता है। अब जल ना मिलने के कारण ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है उनकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो आपको इन पे भी ध्यान देना है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम इस वाली चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या बताया गया कि आवृतबीजी पौधों की अनेकों जातियां जल में तो हैं, लेकिन उनमें जल परागण नहीं पाया जाता, केवल ये 30 वंशों तक ही सीमित है। तो उसका कारण क्या है कि इनमें जल परागण क्यों नहीं पाया जाता? तो जरा सीखिए इसको भी। जैसे कि मैंने ये बनाया यहां पर जल, और ध्यान से देखना। अब देखो, अधिकांश जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें लंबे लंबे एक वृंत पर लंबे लंबे वृंत जल से बाहर निकले रहते हैं, और उनमें पुष्प ये बाहर की तरफ इस तरीके से लगते हैं। अब लंबे लंबे पुष्प पर इस तरीके से अगर पुष्प बाहर लगेंगे तो जल ऐसा तो है नहीं कि उछलकर ऊपर चला जाएगा, तो इन पौधों में जल परागण नहीं पाया जाता। तभी मैंने यहां लाइन लिखी है कि आवृतबीजी पौधों की अनेकों जातियां जल में पाई जरूर जाती हैं, लेकिन उनमें जल परागण नहीं होता। तो अगर उन पौधों में जल परागण नहीं पाया जाता है तो फिर कौन सा परागण पाया जाता है? तो उनमें परागण या तो वायु के द्वारा होता है या फिर
कीटों के द्वारा होता है। यानी बहुत सारे जलीय पौधे ऐसे हैं जिनमें वायु और कीट के द्वारा परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो मैं कुछ उदाहरण आपके लिए पहले इनके लिख रहा हूं, जल परागण वाले के नहीं, वो जलीय पौधे जिनमें परागण किसके द्वारा होता है, वायु और कीटों के द्वारा। तो कुछ उदाहरण देखिए बेटा, पहला है पोटामोजिटोन, पोटामोजिटोन। दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है मिरियोफिल्लम। इन दोनों पौधों में जो परागण का जो मेन प्रकार है वो है वायु के द्वारा, क्लियर, जबकि है दोनों जलीय पौधे। नेक्स्ट इसके अलावा और उदाहरण देखिए, एक प्लांट है जिसका नाम है निम्फिया, इसमें जो परागण है वो होता है कीटों के द्वारा, जबकि है ये जलीय पौधा। नेक्स्ट और उदाहरण देखिए, दो एग्जाम्पल, एक है वाटर लिली, हिंदी में जल लिली, एनसीईआरटी में एक नाम और लिखा हुआ है इसका, मुकुदनी। इसके अलावा एक प्लांट है जिसका नाम है जलकुंभी, एनसीईआरटी किताब में इसको लिखा हुआ है वाटर हाइसिंथ। तो ये जो दोनों प्लांट होते हैं, एक वाटर लिली, दूसरा वाटर हाइसिंथ जो होता है, इन पौधों में जो परागण की प्रक्रिया है वो कीटों एवं वायु के द्वारा होती है, दोनों के द्वारा। वायु के द्वारा भी हो सकती है परागण की प्रक्रिया और कीटों के द्वारा। तो आपको इन पे ध्यान ज्यादा देना है क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल आपकी किताब में लिखे हुए हैं, ये तो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो जलीय पौधे कौन से होते हैं जिनमें जो जलीय पौधे कौन से होते हैं जिनमें जल परागण नहीं, वायु या कीट परागण पाया जाता है। तो उनके उदाहरण है, एक तो वाटर हाइसिंथ और दूसरा है वाटर लिली। क्लियर बेटा? यहां पर ये भी चीज अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब सीखिए बेटा, देखो अभी आपने कुछ देर पहले जब वायु परागण किया था तो हमने वहां पर आपको अनुकूलन करवाए थे और वहां बोला भी था कि जब जब हम एक एक अनुकूलन एक एक परागण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि वायु परागण जिन पौधों में होता है उनमें कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। वैसे ही अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जिन पौधों में जल परागण होता है, अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक आपने वो जलीय पौधे जरूर देखे हैं जो जल में तो पाए जाते हैं लेकिन उनमें जल परागण नहीं, वायु या कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। अभी तो हम करेंगे कि वो पौधे कौन से हैं जिनमें जल परागण पाया जाता है। तो ध्यान सुनना कि जिन पौधों में जल परागण पाया जाता है उनमें भी अनुकूलन सेम टू सेम कैसे ही पाए जाते हैं, वायु परागण के तरह ही पाए जाते हैं, बस कुछ अंतर अलग जरूर होते हैं। तो बाकी मैं लिख देता हूं कि कौन से वो अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे देखो कि जिन पौधों में जल परागण होता है उनके जो पुष्प होते हैं वही छोटे होते हैं, नेस रंगहीन होते हैं, नेस उनमें सुगंध नहीं होती, नेस इसके अलावा उनमें मकरंद भी नहीं होती, मकरंद का स्राव नहीं होता, नेस इसके अलावा इनके जो परागकण होते हैं उनमें पोलन किट भी नहीं पाई जाती। तो ये सारी चीज होती हैं। क्लियर? ऐसा ही हमने वायु परागण में भी किया था। साथ ही साथ एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है कि जल परागित पौधों में, ध्यान सुनना, जल परागित पौधों में जो परागकण बनते हैं उन परागकणों के ऊपर, परागकणों के ऊपर गीला श्लेष्मक, गीला श्लेष्मक आवरण पाया जाता है जो कि परागकणों की क्या करता है, सुरक्षा करने की कार्य करता है। तो ये मैंने आपको कुछ अनुकूलन बता दिए जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अब हम वो पौधे देखते हैं जिनमें जल परागण ही पाया जाता है। देखिए जरा, तो देखिए बेटा अभी मैंने आपको यहां पर कुछ इस तरीके से जल बनाया, इसी में समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना। देखिए मैंने कुछ पुष्प तो आपको इस तरीके से बाहर निकाल रखे थे, मैंने कुछ इस तरह से बता रखे थे आपको। तो इनमें तो मैंने आपको बोल दिया था कि इन पौधों में तो या तो वायु के द्वारा होगा या फिर कीटों के द्वारा। क्लियर? अब ध्यान सुनना, देखना बेटा, जल परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन सा है? पहला जो होता है वो है अधोजल परागण और दूसरा जो है वो है अधिजल
परागण। ध्यान से सीखना बेटा। अधोजल का मतलब क्या है? अधो का मतलब है नीचे, नीचे का मतलब जैसे देखिए कि जो जलीय पौधे जो हैं वो डूबे हुए हैं जल में, जल में डूबे हुए हैं, तो उनमें परागण का जो मुख्य प्रकार है वो कौन सा है? अधोजल परागण है। क्योंकि अब देख लो इस प्रकार के पौधों में क्या होगा, जो परागकण होंगे वो जल के अंदर ही बहेंगे, जल के बाहर तो वो जाएंगे नहीं, तो जल के अंदर ही परागण की प्रक्रिया, यानी कि जो सतह पर है या जल के मध्य भाग में पाए जा रहे हैं, तो उनमें कौन सा परागण हो रहा है? अधोजल परागण हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि नाजास, जैसे कि जोस्टेरा, जो कि एक समुद्री घास का एग्जाम्पल है, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है समुद्री घास, जिसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है नाजास लिख दिया मैंने। इसके अलावा जोस्टेरा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको करना है अधिजल परागण। अधिजल परागण में जरा देखिए कि जो पुष्प हैं वो पाए जा रहे हैं जल की सतह पर, तो जिनमें जल की सतह पर ही आपके कौन है? पुष्प है, तो उनमें कौन सा परागण होता है? अधिजल परागण। अधो का मतलब हो गया नीचे, अधि का मतलब हो गया ऊपर, तो अधिजल परागण उन पुष्पों में पाया जाता है, उन जलीय पुष्पों में पाया जाता है जो कि पुष्प कहां है? जल की सतह पर ही है। तो इनमें भी जो परागण का जो मुख्य प्रकार होगा वो कौन सा होगा? अधिजल परागण, यानी कि जल परागण ही होगा। इसके उदाहरण जरा देखिए। इसके उदाहरण में एक है बेलिस्नेरिया, एक जो है इसका एग्जाम्पल है हाइड्रला। तो इनके आपके एग्जाम्पल, तो आपको जो सीखना था वो था जल परागण। तो जल परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक है अधोजल परागण और एक है अधिजल परागण। अधोजल परागण उन पौधों में पाया जाता है, उन जलीय पौधों में जो कि जल में डूबे हुए हैं। नेक्स्ट अधिजल परागण उन जलीय पौधों में पाया जाता है जो जल की सतह पर ही तैर रहे हैं, तो उनमें पाया जाता है अधिजल परागण। ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एक है नाजास, एक है जोस्टेरा। जोस्टेरा में आप याद कर सकते हो समुद्री घास, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा अधिजल में, और ये दोनों एग्जाम्पल अधिजल के जो है एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, बेलिस्नेरिया और हाइड्रला में कौन सा? अधिजल परागण पाया जाता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट अधोजल परागण में जो आपके एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है कि अधोजल परागण वाले पुष्पों के जो परागकण होते हैं वो लंबे फीते के समान होते हैं। बस एक लाइन ये और समझानी थी आपको जो आपके एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपका कौन सा भी टॉपिक खत्म हुआ? आपका टॉपिक खत्म हुआ जल परागण। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में आपने सीखा कि पर परागण के लिए कौन कौन से बाह्य साधन होते हैं, अजैविक और जैविक। इसके अलावा फिर समझे आपने, हमने आज अजैविक कारक कर लिए हैं, वायु और जल। नेक्स्ट बच गए आपके तीन, कीट बच गया, पक्षी बच गया और चमगादड़, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने दो प्रकार के परागण समझ लिए, वायु परागण और जल परागण। अभी भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें कि आपको ये वीडियो लग कैसी रही है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए ताकि मैं उनको सुधार सकूं। बेटा मैं अभी ऑनलाइन क्लास पढ़ाने लगा हूं, हो सकता है कि मुझ में कुछ कमियां हो, तो आप प्लीज उन कमियों को बताओ कि क्या मैं कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, दूसरा कोई चीज की कमी तो नहीं रह रही है, एनसीईआरटी का मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, उल्टा एनसीईआरटी किताब से मैं थोड़ा ऊंचा ही ले रहा हूं, थोड़ा क्या अच्छा खासा ऊंचा लेके चल रहा हूं मैं। ठीक बेटा? तो इसलिए आप मुझे बताया करें कमेंट्स में, जरूर आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ बेटा वीडियो देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि आप ही हैं जो इस वीडियो को या मेरे चैनल को जो है शेयर कर सकते हो, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मुझे खुद को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब मुझे मोटिवेशन ना मिला तो शायद मुझे ये चैनल बंद करना पड़ जाए। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना हो सके कमेंट करो। ठीक है बेटा? थैंक यू।